हेलो गाइस जी, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल। अब देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो बोस पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे, जो बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करने की बात कर रहा था मैं, कि बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैसे हम लोग डिराइव करें। तो बोस आइंस्टाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो ये है, कौन सा है, वो ये है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो ये हमारे को फाइंड आउट करना है, ये निकाल के लेके आना है। तो ये कैसे निकाल के लेके आओगे, ये इस WI की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। WI की हेल्प से, WI क्या है, ith एनर्जी लेवल की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, जिसको बोलते हैं ऊष्मागतिक प्रायिकता, या सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या भी बोल सकते हैं, इसको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको ऊष्मागतिक प्रायिकता बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। किस एनर्जी लेवल की, IV एनर्जी लेवल की, ठीक है। अगर टोटल ये तो IV एनर्जी लेवल की है, मतलब जैसे W यहाँ पे 1 रखूंगा तो पहले एनर्जी लेवल की आ जाएगी, W2 रखूंगा, 2 रखूंगा यहाँ पे तो दूसरे एनर्जी लेवल की आ जाएगी, 3 रखूंगा तो तीसरे एनर्जी लेवल की आ जाएगी। इस तरीके से आएगी, है ना पहले की, दूसरे की, तीसरे की, ऐसे किसी भी एनर्जी लेवल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऐसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी देखो, कुल प्रायिकता, टोटल प्रोबेबिलिटी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो आएगा W, और जो W है वो आएगा W1.W2.W3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है जब इस तरीके से डिपेंड करती है एक दूसरे पे। तो W1, W2, W3 ये प्रोबेबिलिटी का रूल होता है, आपने 11th-12th में कभी पढ़ा हो तो। अभी बस ये ध्यान रख लीजिए कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है ये मल्टीप्लिकेशन से अपने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, इसका मतलब है ये क्या होगा, समेशन नहीं होगा, सॉरी, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जैसे अगर कोई चीज ऐड हो रही है, मान लो W1 प्लस W2 प्लस W3 इस तरीके से ऐड होता है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख देते हैं, समेशन हो रहा है WI का I से 1 से लेके जहां तक होता है, मान लो इन्फिनिटी तक हो रहा है तो इन्फिनिटी तक हम लोग ऐसे कर देते हैं। ऐसे करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर तो ऐड हो रहा है तो समेशन लगाते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग लिखते हैं पाई का मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन होगा, और पाई कहाँ से, किसका, I = 1 से जहां तक हो रहा है, जैसे मान लो इन्फिनिटी तक हो रहा है तो WI। तो जैसे समेशन का मतलब होता है कि ऐड होंगे सब, पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई। वैसे शायद हो सकता है मैथमेटिक्स में भी आपने कहीं पे ये पढ़ा हो, लेकिन नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से समेशन का यूज करते हैं उसी तरीके से पाई का भी यूज करते हैं। पाई का मतलब है यहाँ पे ये ये क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, गुणा हो रहा है ये। अब देखिए क्या, देखिए क्या करें, देखिए WI का वैल्यू पता है ना अपने को, पता है ना, बिल्कुल पता है। तो मैं इसको W कैलकुलेट कर लिया हमने, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। आपको अगर मैं बात करूं कि किस चीज़ की, एंट्रोपी की, देखिए एंट्रोपी बहुत गर्मी है, हमारा AC ख़राब हो गया है और लॉकडाउन का इंतज़ार करना पड़ेगा ओपन होने का। हाँ जी देखिए ओमेगा I का वैल्यू, देखिए ओमेगा I का वैल्यू बाद में, हाँ मैं क्या बोल रहा था, एंट्रोपी इज इक्वल्स टू S = K ln ओमेगा होता है ना, ये एंट्रोपी होता है। तो मैं एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ से, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट तो वही करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लेकिन एंट्रोपी के थ्रू हम लोग एक ये बाईपास, इस तरीके से हम लोग जाएंगे, इस रास्ते से होते हुए जाएंगे, ठीक है। तो W का वैल्यू ये रहा, है ना, ठीक है। तो S = K ln, ये लिख सकता हूँ मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे एंट्रोपी निकालनी है तो मैं पहले ln ओमेगा निकाल लेता हूँ, फिर K से मल्टीप्लाई करके फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ln निकाल लेते हैं, पहले इस पे ln लगा देता हूँ मैं। तो ln ओमेगा = ये आ जाएगा, ln ओमेगा का मतलब या तो ये लिख दो आप, या फिर ऐसे लिख दो, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना,
ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा 3 इस तरीके से। ऐसे ही तो चल रहा है ये, अरे ये ऐसा ही तो चल रहा है, ओमेगा का वैल्यू यही तो होता है ना। इस फॉर्म में लिख दो या इस फॉर्म में लिख दो। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ln ये मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में कोई चीज़ होती है तो ln लगाते हैं तो क्या होता है, वो ऐड हो जाती है ना। तो वो ln ओमेगा 1 प्लस ln ओमेगा 2 प्लस ln ओमेगा 3 इस तरीके से नहीं आएगा क्या? आता है कि नहीं आता है? अरे ऐसे आता है ना, मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई चीज़ होती है तो ये इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ये ऐड हो रहा है, अब ऐड हो रहा है ln के साथ में तो ऐड हो रहा है, वैसे डायरेक्ट तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, ln के साथ में ऐड हो रहा है log के साथ में, तो ये समेशन हो जाएगा किसका, ln का ओमेगा i कर देता हूं, i इक्वल टू 1 टू जितना भी जाएगा इन्फिनिटी तक है तो इन्फिनिटी कर दो, या जितना भी होगा उतना हो जाएगा, जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स है। तो ये ऐसे हो जाएगा ln ओमेगा i, 1 रखूंगा तो ये मिल जाएगा, 2 रखूंगा तो ये मिल जाएगा, ऐसे सब ऐड हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक काम करो आप, ये क्या मिल रहा है, ln ओमेगा मिल गया भैया। ठीक है, अब देखिए अगर इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दूं, ये कैसे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन गया, के ln ओमेगा क्या होता है, एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी बन गया है। ठीक है, तो ये एंट्रोपी आ गया के समेशन i इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट ln ओमेगा i। राइट, अभी आगे देखिए के समेशन, देखो ये डेरिवेशन टफ नहीं है, लेंदी है, तो आप प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके याद होगा, मतलब लिख के एक बार देखना पड़ेगा। कुछ कर नहीं रहे हम, कुछ खास चीज़ें नहीं कर रहे, बस स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा बड़ा अभी तो आधा ही नहीं हुआ। अभी देखो ln i इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट है, जैसे ln ओमेगा i, ओमेगा i का वैल्यू ऊपर लिखा था हमने, क्या था, ओमेगा i का वैल्यू था gi और gi प्लस ni माइनस 1 अपॉन, और ई फैक्टोरियल में था gi फैक्टोरियल इंटू ni फैक्टोरियल। ठीक है, आगे चलिए के समेशन i इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट। अभी देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए इसमें ln, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, अब हमको क्या करना है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली छोटा फॉर्म लेके आएंगे, यही करना अपना इरादा, यही है। तो हम लोग देखो इसको कैसे करते हैं सॉल्व, जी आई इसको लिख रहे हैं जैसा है वैसा लिख रहे हैं, कोई चेंज नहीं किया मैंने, फैक्टोरियल लगा दिया। मुझे देखो इधर जी आई फैक्टोरियल है, इधर जी आई है, फैक्टोरियल को सॉल्व करना आता है ना, मतलब 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा क्या, क्या होगा इसका मतलब, 5 4 3 2 1 ऐसे होगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ऐसे लिख सकता हूँ ना, अरे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 को मैंने क्या लिख दिया, 5 4 3 2 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं ऐसे बोल दूँ कि 5 5 लिख दिया मैंने और फिर बाकी को मैं वापस से फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दिया ऐसे। तो इसको भी देखो इधर कर सकते हैं हम लोग, जी आई है तो जी आई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी आई फैक्टोरियल को जी आई इंटो जी आई माइनस 1 जी आई माइनस 2 जी आई माइनस 3 जी आई, इस तरीके से चलेगा। तो जी आई माइनस 1 को जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, वो वैसे ही कि एक कम कर दिया बाकी बचा उसको वापस से फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया, इंटो एन आई फैक्टोरियल। ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे इस जी आई को जी आई से कैंसिल आउट करना था, इसको हटाना था, यहाँ से हटा दिया। चलो भैया, एक दूसरी चीज़ और मानते हैं यहाँ पे, ऐसे मानते हैं कि मान लो कि जी आई का वैल्यू है ना 1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ताकि फॉर्मूला थोड़ा सिंप्लीफाई हो, ठीक है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली जब या एक्सपेरिमेंट वो जो क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये चीज़ वाकई में ऐसा होता है, जी आई का वैल्यू नंबर ऑफ जो डिजेनरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली 1, तो इसको मैं ऐसे मान सकता हूँ। अगर ये ऐसे मानूँ तो ये ऐसे हो जाएगा के समेशन आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट, इधर एंट्रोपी चल रहा है, ये हो जाएगा एल एन, और ये क्या बचा अपने पास में, ये बचा
देखो ये एक के कंपैरिजन में है तो इस एक को भी हटा देता हूँ, इस एक को भी हटा देता हूँ, तो ऊपर तो बच गया जी आई प्लस एन आई का फैक्टोरियल और नीचे बच गया ये जी आई बच गया, ये तो वैसे कैंसिल आउट, ये जी आई वन तो जी आई का फैक्टोरियल बच गया, ये फैक्टोरियल जी आई बच गया ये, और ये फैक्टोरियल एन आई। क्लियर है? चमका कि नहीं चमका? ठीक है, चलिए इतनी बात समझ आई। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एल एन जी आई प्लस एन आई का फैक्टोरियल, और इसको जैसे कि ये डिवाइड में है ना तो एल एन को अलग अलग, इनको अलग अलग कर देते हैं एल एन के साथ में, तो ये आ गया माइनस एल एन जी आई फैक्टोरियल माइनस एल एन एन आई फैक्टोरियल। ये समझ आया ना कैसे किया? नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ। एल एन 5 बटे मान लो a इंटू बी है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ऐसे होता ना, अगर ये डिवाइड में है तो एल एन 5 माइनस एल एन ए डॉट बी होता है, तो ये ऐसे आ जाएगा एल एन 5 माइनस एल एन ए, मल्टीप्लीकेशन में तो इनको भी अलग अलग कर दो तो एल एन ए माइनस एल एन बी। इस तरीके से होता ना, ये लोग में ओपन कर देता, बस ऐसे ही किया, ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया, नीचे वाले को पहले मैंने एक स्टेप में अलग कर दिया। ठीक है, देखो मैं छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, तो आगे अगर किसी को समझ में नहीं आए तो, और जिसको ज़्यादा समझ आ रहा है, जो वो लग रहा है कि इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें मत बताओ, तो थोड़ा सा स्किप कर लिया करो। ठीक है, समझ लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, देख लिया करो, कोई छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ रही हो तो। अब देखिए क्या करना है, इतना समझ आया है ना। अब एक फॉर्मूला होता है, स्टर्लिंग फॉर्मूला बोलते हैं उसको, स्टर्लिंग सूत्र, स्टर्लिंग फॉर्मूला। स्टर्लिंग फॉर्मूला ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि इस टाइप की चीज को ओपन करने के लिए वो होता है, जैसे मान लो एल एन एन फैक्टोरियल है, मतलब लॉग के साथ में फैक्टोरियल है, तो इसको ऐसे ओपन करते हैं एन एल एन एन माइनस एन, मतलब यहां पे जो भी नंबर लिखा हुआ होता है वो एल एन एन वो नंबर माइनस वो नंबर, ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। तो जैसे यहां पर एन की जगह क्या है, ये है, यहाँ पे एन की जगह ये है, यहाँ पे एन की जगह ये है, इसका मतलब है कि इन सबको मैं इस फॉर्मूले से ओपन कर सकता हूँ। करे, चलिए थोड़ा बड़ा हो गए, करते हैं। S इक्वल्स टू के समेशन, ये जाएगा, ये इस तरीके से अगर ओपन करूँ एन की जगह तो एन एल एन एन होता है, तो एन की जगह ये, तो ये आएगा जी आई प्लस एन आई एल एन जी आई प्लस एन आई माइनस एन, ये जी आई प्लस एन आई। ठीक है, क्लियर है? फिर ये आएगा, तो इसका क्या होगा, माइनस एन एल एन है तो जी आई है एन की जगह, तो जी आई एल एन जी आई माइनस जी आई, तो माइनस 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 पहले से था यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस एन आई प्लस जी आई हो जाएगा। ये हो गया, एक टर्म और बच गया एन आई वाला, तो एन आई वाले टर्म में क्या आएगा, देखो एन आई वाले टर्म में आएगा माइनस एन आई एल एन एन आई माइनस माइनस प्लस एन आई। ये ओपन हो गया इस तरीके से। आगे देखिए, अगर इतना आया, क्लियर ना? एक बार मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं थोड़ा रिपीट करूँगा इसको, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो गया। इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, देखो क्या कैंसिल आउट होगा, कुछ तो कैंसिल आउट होगा इसमें। ये जी आई प्लस एन आई ये प्लस के हैं, और इधर जी आई प्लस एन आई ये माइनस के हैं, तो ये वाला और ये कैंसिल आउट हो गया है ना, ये दोनों चीज़ कैंसिल आउट हो गए। जो बचा वो ये बचा कि जी आई प्लस एन आई एल एन जी आई प्लस एन आई माइनस जी आई एल एन जी आई माइनस एन आई एल एन एन आई, ये मिल गया अपने को S बराबर। ठीक है, क्लियर है? तो ये अपने को मिल गया
अब देखिए आगे, अगर हम लोग, हाँ तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने एंट्रोपी कैलकुलेट कर ली। तो मुझे तो एंट्रोपी तो कैलकुलेट ही नहीं करना था, मुझे तो एक फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, वो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। तो इस एंट्रोपी की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टाइम अपने पास में है, थोड़ा हो जाएगा इस टाइम में। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा लेंदी जा रहा है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या किया हमने। हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ni इक्वल टू ये, और हम लोगों के पास में ओमेगा था, ओमेगा आई की ith एनर्जी लेवल की प्रोबेबिलिटी ये थी। तो ओमेगा आई वे की थी, तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर दिया, सारे एनर्जी लेवल्स की प्रोबेबिलिटी को। फिर मल्टीप्लाई करके हम लोगों को पता है कि एंट्रोपी को क्या इस तरीके से लिखते हैं कि ln ओमेगा। तो ओमेगा टोटल कैलकुलेट किया था, तो ओमेगा का वैल्यू रख दिया ये। तो ओमेगा का वैल्यू रखा, तो ये ln ओमेगा इस तरीके से समेशन में आ गया। अब ओमेगा आई का वैल्यू जो फॉर्मूला था, वहां से ओमेगा आई का वैल्यू रखा, और ओमेगा आई का वैल्यू रखने के बाद में बस ln को ओपन कर रहे हैं। थोड़ा तो पहले इसको फैक्टोरियल को थोड़ा सा कैंसिल आउट करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया था हमने, और फिर क्या किया, फिर ln को थोड़ा ओपन किया है, और ln को ओपन करने के बाद में ये स्टेलिंग फॉर्मूला लगाया, और बस इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं किया, इसको मैथमेटिकली सिंपल बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक आ गया ये। अब अगर मान लो जो अपना सिस्टम है वो साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। तो एट इक्विलिब्रियम मान लो साम्य अवस्था में है सिस्टम, साम्य अवस्था में अगर है तो एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट होगा, नियत होगा। और अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो ds मतलब इसको देखो ऐसे, मतलब चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, जीरो, ऐसी बात है। तो डेल्टा एस को मैं ds भी लिख सकता हूं, और ds नहीं लिख के हम लोग इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं डेल एस। तो डेल एस क्या होगा, डेल मतलब डिफरेंशिएशन शो कर रहा है एक तरीके से, डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया जीरो, डेल एस जीरो हो गया। तो ये दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, हर टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करो डेल एस, ये दोनों ऐसे ऐसे लग रहे हैं, लेकिन ये डेल है, ये ऐसे है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ डेल एस, ठीक है, नहीं इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, डेल और एस, ठीक है, अभी ठीक है। ये के तो कांस्टेंट है, ये के तो ऐसे बच जाएगा, समेशन। देखो GI जो है ना वो तो कांस्टेंट रहता है, रूम कितने बने हुए हैं वो तो फिक्स है, पार्टिकल चेंज हो सकते हैं कि पार्टिकल कभी दो पार्टिकल इधर, कभी एक पार्टिकल इधर, कभी एक पार्टिकल उधर, कभी दो पार्टिकल उधर, ऐसे जा सकते हैं। लेकिन रूम कितने बने हुए हैं वो तो फिक्स है ना, कि इस एनर्जी लेवल पर इतने रूम है। तो वो अपभ्रष्टता जो डीजनरेसी है वो तो फिक्स है, तो GI तो कांस्टेंट है, तो GI का डिफरेंशिएशन तो जीरो रहेगा। तो अब यहां पे देखिए, इसमें हर टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, हर टर्म का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो पहले ये टर्म उठाओ, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसमें दो है, a इंटू बी वाला सिस्टम, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसको रख लो, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो GI का तो जीरो हो जाएगा, NI का क्या होगा, डेल NI हो गया, ठीक है। और इसको ऐसे के ऐसे रख दो, तो ln GI प्लस NI, इसको ऐसे के ऐसे रख दिया, क्लियर। फिर इसको रख लिया, इसका डिफरेंशिएशन करो, GI प्लस NI को रख लिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो GI प्लस NI आ गया, लोग का क्या होगा, 1/GI प्लस NI इंटू इसका, और इसका वो है GI का जीरो और NI का डेल NI, राइट, क्लियर है ना, ये सिंपल सी बात है। इसके बाद में इस टर्म का होगा, इसमें भी दो टर्म है, ये और ये, एक बार इसका कर दो, इसको रख लो, एक बार इसको रख लो, इसका कर दो, है ना। तो पहले GI को रख लेते हैं, ये GI का कर दो, GI का तो जीरो रहेगा, तो GI का जीरो होगा, तो जीरो मल्टीप्लाई दिस वन, ये तो जीरो हो जाएगा। फिर ये तो पूरा ही कांस्टेंट ही है ना, इसका करना ही क्यों, GI ये पूरा कांस्टेंट है, GI तो पूरा जीरो है, ये इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो, इसको हटाओ, इसका करना ही नहीं है। इसमें देखिए, इसमें NI को रख, NI का कर दो पहले, तो NI का डेल NI और ln NI हो जाएगा, माइनस NI को रख लिया, ln NI का क्या होगा, ln NI का
पहले तो log का 1/ni इंटू ni का डेल ni, ये बच गया। अब देखो इसमें सिंप्लीफाई कर लो इसको, जो भी सिंपल होता है, कुछ क्या कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर दो, कुछ ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है और ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, और क्या बचा, डेल एस तो जीरो होता है, इधर जीरो, ये के भी जीरो में आ जाएगा, तो ये के जीरो में चला गया, इधर बचा डेल एन आई एल एन जी आई प्लस एन आई प्लस डेल एन आई एक सेकंड, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ शायद, मैं मिस्टेक ये कर रहा हूँ, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, इसको रख लिया, इसका डिफरेंशिएशन, नहीं मिस्टेक तो कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है, माइनस डेल एन आई एल एन आई और इसमें बचा डेल एन आई। देखिए अभी डेल एन आई से डेल एन आई कैंसिल आउट हो गया, दो टर्म बचे, एक तो ये और एक ये, दोनों में डेल एन आई कॉमन है, डेल एन आई कॉमन है, बच गया क्या एल एन जी आई प्लस एन आई और उसमें बचा माइनस एल एन एन आई, ये जीरो के बराबर आ गया, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, ये समीकरण नंबर 1 मिल गया ये, ठीक है। चलिए ये हमने कैसे किया, यहां तक तो पहले मैंने बता दिया था कि एंट्रोपी मिल गई, लेकिन हम इक्विलिब्रियम की बात करें साम्य अवस्था की स्थिति में, तो साम्य अवस्था की स्थिति में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो हमने हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन कर लिया, जीआई का कांस्टेंट है तो जीआई का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, बाकी सबका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये मिल गया अपने को, ठीक है। अब दूसरी देखो, एक इक्वेशन मिल गई, दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, टोटल एनर्जी देखते हैं कितनी है, एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो जैसे मान लो एनर्जी कैसे निकालेंगे, आप ऐसे समझो बात को कि मान लो ये E1 है, ये E2 एनर्जी लेवल है, ये E3 एनर्जी लेवल है, ये E4 एनर्जी लेवल है। इस बात का क्या मतलब है, E1 एनर्जी लेवल, E2 एनर्जी लेवल, E3 एनर्जी लेवल, E4 एनर्जी लेवल, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि पहले की एनर्जी लेवल इतनी है, दूसरे का इतना। अभी मान लो इस पे N1 पार्टिकल है, इस पे N2 पार्टिकल है, इस पे N3 पार्टिकल है, इस पे N4 है, मतलब इस पे N1 इतने पार्टिकल है, इस पे N1 पार्टिकल है, मतलब जैसे N1 का वैल्यू 5 हो सकता है, मतलब इस ऊर्जा स्तर पर 5 पार्टिकल है, और एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, E1 है, तो पांचों की कितनी होगी, अरे देखो यहाँ पे 5 N1 का मतलब 5 है, एक पार्टिकल की एनर्जी E1 है, तो पांचों की कितनी होगी, 5 इंटू E1, ऐसे होगा, तो 5 की जगह N1 है, तो यहां पर N1 पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी, N1 इंटू E1, तो यहां पर जो भी टोटल इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, N1 इंटू E1, यहां पर पांचों पार्टिकल की, यहां पर जो टोटल पार्टिकल है उनकी एनर्जी N2 इंटू E2, यहां पे जो जितनी है उनकी N3 इंटू E3, इस तरीके से हर एक एनर्जी लेवल की टोटल एनर्जी आ जाएगी, और पूरे की टोटल एनर्जी निकालनी है तो पूरे की टोटल एनर्जी, इसकी एनर्जी N1 इंटू E1 प्लस इसकी एनर्जी N2 इंटू E2 फिर N3 इंटू E3, इस तरीके से टोटल सिस्टम की एनर्जी मिल गई अपने को, कुल ऊर्जा, ठीक है, ये टोटल एनर्जी मिल गई, कुल ऊर्जा मिल गई अपने को। अब एक कुल ऊर्जा कोई भी सिस्टम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, पहली चीज तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समेशन Ni इंटू EI, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, तो E जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, डेल EI क्या होगा, जीरो होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करो, इधर तो डेल E हो जाएगा, और इधर Ni का डिफरेंशिएशन डेल Ni, और क्योंकि एनर्जी तो फिक्स है ना हर एनर्जी लेवल की, तो EI का तो EI रहेगा, और इधर डेल E क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो जीरो इक्वल टू समेशन डेल Ni EI, EI तो फिक्स है क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स है ना, चेंज कौन हो रहा है, पार्टिकल्स हो रहे हैं, ऊपर नीचे जहां पे भी जा सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं, तो पार्टिकल्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है, वहां पे GI भी फिक्स है, Ni चेंज हो रहा है, बस एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन पहले अपने पास में ये आया था,
ठीक है, इधर भी लेफ्ट में 0 था, उधर भी, इसमें भी। ठीक है, एक इक्वेशन और कैलकुलेट करते हैं। वो क्या कर सकते हैं हम लोग, ई आई हो गया, डेल एन आई हो गया, टाइम क्या हो गया, कितना बचा है, 4 मिनट बचे हैं। 4 मिनट में तो ये कंप्लीट तो नहीं होगा, हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा कंप्लीट। तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, फिर जो बाकी का बचेगा, क्योंकि फिर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ये ध्यान रख लो, फिर बाकी का जो बचेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। देखो क्या किया हमने ओमेगा आई की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ओमेगा आई प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए सबके प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने एंट्रोपी कैलकुलेट की, एंट्रोपी के लिए क्या किया, एस इक्वल टू के एल एन ओमेगा आएगा, ओमेगा का वैल्यू कर दिया हमने, और ओमेगा का वैल्यू हमने पुट किया, तो ये जो भी आया फिर समेशन में चला गया है। समेशन में होने के बाद में ओमेगा आई का वैल्यू रखा, तो ये एल एन में है। अब इस एल एन को पहले तो फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई कर लिया, फिर एल एन को सिंप्लीफाई कर लिया। एल एन को, ये एल एन में फैक्टोरियल में चल रहा है, तो इसको फॉर्मूले को सोल्व करने के लिए स्टर्लिंग फॉर्मूला लगा लिया। स्टर्लिंग फॉर्मूले से हमारे पास में एंट्रोपी ये मिल गई। एंट्रोपी को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर समय अवस्था में बात करें, तो एस का वैल्यू डेल्टा, इसका डिफरेंशिएशन एस का कांस्टेंट रहेगा तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब डिफरेंशिएशन किया तो ये इक्वेशन मिल गया। एक एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी इस तरीके से होगी, तो एनर्जी के लिए ये हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन थोड़ा सा और फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके आगे का प्रोसेस हम बाद में करेंगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, टोटल पार्टिकल, जैसे यहाँ पर n1 है, यहाँ पर n2 है, यहाँ पर n3 है, इस तरीके से चलेंगे। तो टोटल पार्टिकल कितने हैं, कुल कण, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये एक जो डेरिवेशन है इसको ध्यान रख लेना, सेम फर्मी डिराक का भी इसी तरीके का डेरिवेशन होगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आएगा n, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको n1 प्लस n, स्मॉल में लिख रहे हैं ना, तो स्मॉल में लिख दो, n1 प्लस n2 प्लस n3, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, क्लियर है ऐसे। अब n टोटल फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है कि इतने पार्टिकल है सिस्टम में, तो इतने पार्टिकल फिक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये n कांस्टेंट है, मतलब इस कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 n का टोटल का। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल कैपिटल N, इधर एक सेकंड, इससे पहले मैं एक ये चीज़ लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन Ni लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब देखो n तो कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, डेल n इसका डिफरेंशिएशन 0 का कांस्टेंट है, तो अब डेल n इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया इधर, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो इसका इधर तो डेल n लिख दिया, इधर इसका समेशन डेल Ni, क्योंकि ये तो कैपिटल N तो कांस्टेंट है ना, कैपिटल N टोटल पार्टिकल है और स्मॉल n क्या है, हर एक एनर्जी लेवल पर पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये तो 0 है, तो 0 इक्वल्स टू क्या आ गया, समेशन डेल Ni। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो 3 इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन तो ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया जिसमें तीनों में लेफ्ट में 0 0 है, और एक इक्वेशन जो पहले हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब इन तीनों इक्वेशन को एक लैग्रांज मेथड होता है, उस लैग्रांज मेथड की हेल्प से हम लोग सोल्व करेंगे, मैथमेटिकल कंसेप्ट है वो, और उसकी हेल्प से इसको इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। वो कैसे करते हैं, जैसे वहाँ पर किया था ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, एक को अल्फा से मल्टीप्लाई करके, एक को बीटा से मल्टीप्लाई करके, तीनों को ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देंगे जैसे, तो उसकी उस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, फिर फाइनली वो मिलेगा। ठीक है, तो उसको सोल्व करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।